हे एवरीवन, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी गुरु। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 6 को, जो कि हमारी 20 अप्रैल 2021 की वर्कशीट रहेगी। इस वर्कशीट में हम डिस्कस करेंगे अनसीन पैसेज को। भाई, ये अनसीन पैसेज क्या होते हैं? अनसीन पैसेज मतलब वो पैसेज जो हमारी बुक में नहीं है, जो हमने देखा नहीं है, जिसको हम जानते नहीं है, पहचानते नहीं है। वैसे हमारे एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन आ जाता है जो हमारे सिलेबस से बाहर का होता है, बड़ा दुख होता है। लेकिन जब ये अनसीन पैसेज आता है तो मज़ा आ जाता है, क्योंकि ये हमारी फ्री के मार्क्स होते हैं। यानी कि इसको सोल्व करना लाइक दैट पे हलवा होता है। ओके, लेकिन इसको सोल्व करने के लिए, इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो काफ़ी सारी ट्रिक्स होती है कि इसको सोल्व करना भी उतना ईजी नहीं होता जितना कि हम समझते हैं। जैसे एक तो सबसे पहले हमें इसको करना होता है, जैसे रीडिंग सेक्शन ए दिया होता है हमारे एग्जाम में, तो उसको सबसे पहले करना है। दूसरा ये कि हमें जो पैसेज है उसको रीड करने से पहले क्वेश्चंस को रीड करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हम साथ साथ पैसेज रीड करेंगे तो हमें आइडिया लगता जाएगा कि कहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं। ओके, तो कुछ और ट्रिक्स भी है जिसकी बात हम सेपरेट वीडियो में करेंगे। चलिए देखते हैं आज के इस अनसीन पैसेज में क्या दिया गया। तो अनसीन पैसेज है वो 3 पार्ट्स दिए गए, 3 स्टंजा इसमें दिए गए। पहले में बात की गई कि प्रॉब्लम क्या है, दूसरे में बात की गई कि उस प्रॉब्लम के कारण हमें क्या प्रॉब्लम है, और तीसरे में बात की गई इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। तो यहाँ पर बात की गई पता ना ग्लोबल वार्मिंग को हिंदी में बोलते हैं वैश्विक तापन। भाई समझ में आ गया होगा, भूमंडलीय तापन भी बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स दैट ड्यू टू द पॉल्यूशन जैसी सिचुएशन है, उसके कारण क्या है, पूरे विश्व का टेम्परेचर वो बढ़ता जा रहा है। सारा टेम्परेचर बढ़ने का मतलब यानी कि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। सारा जो वेदर सिस्टम है, मौसम का सिस्टम, वो सारा बिगड़ गया। जैसे आप देखते हैं सर्दी आती है, फेब में आती है और मार्च में चली भी जाती है, मज़ा भी नहीं आता। वेट करते रहते हैं, विंटर आएगी और आती है और बाय बाय करके चली जाती है। बारिश का मौसम अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे बारिश के मौसम में, तो वहाँ पे वो बताएंगे कि पहले झड़ी लगती थी, कई दिनों तक बारिश होती रहती थी, अब ऐसा नहीं है। या टेम्परेचर, गर्मी की बात करें तो गर्मी बहुत ज़्यादा भयंकर वाली गर्मी होती है। तो यहाँ पर ये सब कुछ चेंजेस आ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ये क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, जो हमारी ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज़ है उसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर चलिए हम इस पैसेज को पढ़ते हैं और उसके बाद प्रश्नों को देखेंगे। ग्लोबल वार्मिंग इज ए सीरियस इश्यू, वी ऑल नीड टू थिंक अबाउट इट कलेक्टिवली। ग्लोबल वार्मिंग एक सीरियस गंभीर समस्या, और इसके बारे में कोई एक व्यक्ति नहीं सोच सकता। एक के सोचने से कुछ नहीं होगा, हम सभी को सोचना पड़ेगा, सभी देशों को सोचना पड़ेगा। द रीज़न फॉर इट इज़ इंक्रीज्ड ह्यूमन एक्टिविटीज़। जो बड़ा कारण है वो ये है, हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैसे बढ़ी है? जस्ट बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ द टेक्नोलॉजी। हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है। अब बंदर के हाथ में उस तरह आ जाए तो पता है बड़ा खतरनाक होता है। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी आ गई है, हम अंधाधुंध उसका यूज़ किए जा रहे हैं। सो विद द एडवेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, द स्लो एंड ग्रेजुअल डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट हैड बिगन। कि जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई, यानी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, यानी कि हमने कई सारे इन्वेंशन किए, कारखाने लगने शुरू हुए, उसके बाद क्या हुआ, उल्टी गिनती शुरू हो गई इन्वायरमेंट की, पॉल्यूशन बढ़ना शुरू हो गया। नाउ वी कैन विटनेस अराउंड अस द क्लाइमेट चेंज। हम अपने आसपास देख सकते हैं क्लाइमेट में चेंज आ गया है, जो मौसम है, वेदर सिस्टम है, वो बदल चुका है। राइजिंग टेम्परेचर्स, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर था उससे थोड़ा ज़्यादा एवरेज रहती है। या फिर हम देख सकते हैं डिस्टर्ब्ड वेदर पैटर्न है, वो भी काफ़ी डिस्टर्ब हो चुका है, यानी कि ना रेनिंग जो सीज़न है उसका पता चल रहा है, ना विंटर का, ना जो गर्मी है हमारी, जो समर है उसका भी ठीक से हमें आइडिया नहीं लग पा रहा है। क्यों नहीं लग पा रहा है? ये डिस्टर्ब क्यों हो गए? जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। ओके, वाई डू वी नीड टू वरी अबाउट इट एंड वट कैन वी डू टू सेव आवर अर्थ? चलिए उसकी बात करते हैं सबसे पहले कि टेंशन की बात क्यों है। ये ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर ही तो बढ़ा है, लेकिन इससे क्या हुआ? सम ऑफ द एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट्स ऑन आर लाइफ आर। सबसे बड़े अगर कुछ एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट्स है जिसके कारण हमारे जीवन के ऊपर असर पड़ा है, वो ये है कि डैमेज टू आर होम्स, फ्लड, फायर, आउट ऑफ वर्क कुड बिकम अनबेरेबल। जो पहला जो डैमेज है कि इसके कारण वेदर सिस्टम चेंज हुआ है, कहीं पे तो बाढ़ आ जाती है, इसके कारण फ्लड आ जाती है, आग लग जाती है। आपने ऑस्ट्रेलिया या फिर अमेजन के जंगलों की न्यूज़ आपने सुनी होगी कि वहाँ पे फॉरेस्ट फायर लग गई थी, जिसको कंट्रोल करना हमारे बस से बाहर था। ऐसी बाढ़, फ्रीक्वेंट बाढ़ आती है, या फिर ड्रोट लाइक सिचुएशन होती है, कभी सूखा आ जाता है। एंड आउट ऑफ वर्क कुड बिकम अनबेरेबल। आउट ऑफ वर्क है वो भी अनबेरेबल होता जा रहा है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल वार्मिंग के कारण। जैसे बाहर निकलते हैं तो ये मास्क तो अब हमने पहनने शुरू किए हैं कोविड के कारण, लेकिन हम दिल्ली जैसे शहर में तो पहले ही पहन रहे थे, ऑलरेडी अवेलेबल थे। क्यों अवेलेबल थे?
पॉल्यूशन को अवॉइड करना है हमें। लेकिन सोचिए कि अगर ये सिचुएशन अब है तो 20 ईयर्स के बाद क्या हो सकता है। तो ये सब कुछ ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है। हायर इलेक्ट्रिक बिल्स, मोर ब्लैकआउट्स, राइजिंग टैक्सेस, मोर एलर्जीज, हेल्थ इश्यूज़ एटसेट्रा, ये सभी आउटकम्स है इसी ग्लोबल वार्मिंग के कारण। हमारे इलेक्ट्रिक बिल बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि हमें एसी यूज़ करनी है। एसी यूज़ क्यों करनी है? क्योंकि गर्मी ज़्यादा लग रही है। इसी तरीके से जो हेल्थ इश्यूज़ है वो बढ़ते जा रहे हैं। जैसे आप कोविड-19 की बात करते हैं तो ये ऐसा वायरस है, वो इस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कैसे कर पा रहा है? सर्वाइव इसलिए कर पा रहा है स्पेशली जो वार्म कंट्रीज है वहाँ पर, क्योंकि वो एडजस्ट हो गया है और इन्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। तो यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग है वो कोरोना की तरह ही है। कोरोना जब चाइना में आया तो हम सोच रहे थे कि हमें क्या डरने की ज़रूरत है, वो चाइना में है। उसके बाद जब वो गोवा या केरला पहुंचा तो हमने सोचा कि हमारे स्टेट में नहीं आया। जब वो दूसरे शहरों में पहुंच गया तो हमने सोचा हमारे शहर में नहीं आया। शहर में पहुंच गया, हमने सोचा हमारी कॉलोनी में नहीं है। कॉलोनी में है तो हमारे गली में नहीं है। यही हम ग्लोबल वार्मिंग के साथ सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग है, अरे भाई बड़े लोगों की समस्या, हमारी थोड़ी है। लेकिन ये हम सब की समस्या है जो हमारे भी हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। हम चाहे वहाँ पर एसी को यूज़ करें नहीं करें, लेकिन ये जो इन्वायरमेंट होता है वो सबका साझा है, वो सबको अफेक्ट कर रहा है। फूड विल बी मोर एक्सपेंसिव। इसी ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो फूड है वो एक्सपेंसिव होगा इन फ्यूचर। वैरायटी में सफ़र, और जो काफ़ी सारी वैरायटीज है वो शायद हमें अवेलेबल ना हो। सेम वे में वाटर क्वालिटी कुड सफ़र। वाटर क्वालिटी है वो भी अफेक्ट होगी, क्योंकि पॉल्यूशन अगर हो रहा है या इन्वायरमेंटल इश्यूज आ रहे हैं तो उससे वाटर क्वालिटी के ऊपर भी असर पड़ेगा। ओके, एंड आउटडोर एक्सरसाइज, रिक्रिएशनल जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, पार्क में जाना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। वो सब कुछ जो इन फ्यूचर में हो जाएगा, 100% हो जाएगा अगर हम अभी भी अवेयर नहीं हुए तो। एंड देयर वुड बी डिस्ट्रप्शंस इन ट्रेवल करना भी इतना ईजी नहीं रहेगा। तो ये सब कुछ हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के अगर हम अभी अवेयर नहीं हुए। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये नहीं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, बल्कि ये क्यों बढ़ रहा है, वो सारे कोजेज इसमें इंक्लूड है। तो ये सारी समस्या आ सकती है, ये हमें बताया गया। नाउ लेट्स सी व्हाट कैन बी डन अबाउट इट। अब हमें देखना है कि क्या किया जा सकता है। लेस फोकस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर हमें उतना फोकस नहीं करना है, फोकस करना है इन्वायरमेंट के ऊपर ज़्यादा हमें फोकस करना है। हायर टैक्सेस एंड सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट। टैक्सेस है उनको बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि कार का है, पर्सनल जो गाड़ी है उनके टैक्स बढ़ा दी जाएं, और जो ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो सस्ते हों। इससे क्या होगा, लोग इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना शुरू कर देंगे। वर्कलेस रिडक्शन इन हाउस होल्ड इनकम वुड लीड्स टू द लेस अपॉर्चुनिटी फॉर ओवर कंजप्शन ऑफ लग्जरी गुड्स। इसके साथ साथ जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ है उनको बढ़ाना पड़ेगा कि लोग घर से काम करें, मैक्सिमम वर्क कर पाएँ। तो इससे भी जो कंजप्शन होंगे लग्जरी गुड्स के होंगे, जैसे गाड़ियों के होंगे, या उनका कंजप्शन कम हो जाएगा। थिंक लोकली मीन्स दैट वी नीड टू यूज़ द लोकल रिसोर्सेज। आसपास के जो रिसोर्सेज वो हमें यूज़ करने हैं, इससे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होगी, पोल्यूशन कम होगा। एंड कीपिंग इन माइंड द इम्पैक्ट ऑफ फार्मिंग, एनर्जी प्रोडक्शन, वेस्ट डिस्पोजल, इन सब के बारे में सोचना है हमें। जो फार्मिंग का मेथड है वो हमें चेंज करना है। हमें वेस्ट डिस्पोजल है इस समस्या के बारे में सोचना है। लर्न अबाउट नेचर एंड लुक आफ्टर इट। हमें नेचर के बारे में सोचना है। लर्निंग एंड एप्रिशिएशन एंड रिस्पेक्टिंग नेचर एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांस मस्ट बी यूज्ड इन कंजक्शन विद लाइफस्टाइल चेंजेस। दूसरा ये कि जो टेक्नोलॉजी है हमारे पास अवेलेबल है, इसको हमें यूज़ तो करना है, लेकिन यूज़ कैसे करना है, अपनी लाइफस्टाइल के साथ बैलेंस बना के। ये नहीं कि टेक्नोलॉजी आ गई तो हम कुछ भी करेंगे, इन्वायरमेंट को बिल्कुल ही बर्बाद करके रख देंगे, ऐसा हमें नहीं करना है। ओके, टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस। मिल करके हम बहुत सारे चेंज ला सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, उसके बाद हमने पढ़ा कि क्या हो सकता है और क्या किया जा सकता है। हालांकि काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ किए गए थे, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और कितना आया ये हमें हमारे इस क्वेश्चन आंसर की जो एक्सरसाइज दी गई है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, सारे ही एमसीक्यू क्वेश्चन है, यानी कि इजीली हम कर पाएंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया, टू एड्रेस द इश्यू ऑफ ग्लोबल वार्मिंग वी नीड टू, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को कम करने के लिए, उसका निपटारा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन दिया गया, लिव इन कंस्टेंट फियर एंड वेट फॉर द मिरेकल। डर के जियो और उम्मीद करो कि कोई शक्तिमान आएगा वो हमें बचाएगा, ऐसा कुछ ये कह रहे हैं कि कोई चमत्कार होगा। तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन दिया गया, सिट एंड वॉच टू लेट द थिंग्स हैपन, कि बैठ जाओ और बस मजे लो, क्या होता है देखते हैं। ये भी तो नहीं हो सकता, ये भी रॉन्ग है। थर्ड है, टेक एक्शन रिस्पॉन्सिबली एंड कोलेबरेटली, यानी कि हम
कोलेब्रेशन में मिल करके एक्शन ले, ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है हमारा सी रहेगा, यानी कि हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा, वो रहेगा हमारा सी। ओके, डी भी नहीं हो सकता, लुक फॉर डायरेक्शन फ्रॉम द अथॉरिटी, कि हम सरकार का वेट करें वो हमें बताएंगे, तो हमारा सी ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। ओके, कि मिल करके हमें डिसीजन लेने, मिल करके हमें जिम्मेवारी लेनी है, तब इसका सॉल्यूशन हो सकता है। सेकंड को देखिए, द पैसेज कन्वेज अस अ मैसेज टू, जो पैसेज हमने पढ़ा है वो हमें मैसेज दे रहा, किसके बारे में दे रहा, बी अवेयर, अलर्ट रहिए, सही है ये। स्टे केयर फ्री, ये तो बिल्कुल नहीं है कि हमें टेंशन नहीं लेनी, ऐसा नहीं है। और थर्ड दिया गया ब्रिंग द चेंज, कि हमें बदलाव लेके आना, ये भी बताया गया। फॉरगेट एवरीथिंग, सब कुछ भूल जाओ, ये नहीं कहा गया। तो फर्स्ट और थर्ड होंगे, ऑप्शन देखिए डी में दिया गया फर्स्ट एंड थर्ड, तो ये हमारा करेक्ट रहेगा। ओके, तो यहाँ पर अब तक हमने जो किए, फर्स्ट में थर्ड और जो लास्ट सेकंड किया उसमें हमारा डी रहेगा। थर्ड देखिए, थर्ड हमें दिया गया द फ्रेज थिंक लॉकली रेफर्स टू, एक फ्रेज यूज किया गया थिंक लॉकली, इसका मतलब क्या होता है, पेइंग अटेंशन टू द लोकल पीपल या फिर यूटिलाइजेशन ऑफ लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज। तो सी जो दिया गया ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, यहाँ पर रहेगा हमारा सी करेक्ट आंसर। ग्रेट। उसके बाद हम देखते हैं फोर्थ दिया गया द राइट अप अटेम्प्ट्स टू डेज द रीडर्स। ये जो लिखा गया है कहीं ना कहीं तो ये आर्टिकल लिखा गया होगा, इसका कारण क्या है, क्यों लिखा गया, टू स्केयर, लोगों को डराना इसका कारण है। रिबुक मतलब लोगों को उकसाना, कि भाई अब जैसे उकसाना समझते हो ना, आपकी पड़ोसी के खिलाफ उकसाते हैं, ऐसा कुछ कई बार होता है, तो उकसाना तो बिल्कुल नहीं है कि हमें ये उकसा रहे। सी अवेयर द रीडर्स, तो ये हमारा सी आंसर रहेगा। तो यहाँ पर भी हमारा सी रहने वाला है, यानी कि हमारा फर्स्ट का सी है, सेकंड का डी है, थर्ड का सी है और फोर्थ का सी है। लगता है जिसने भी ये वर्कशीट बनाई है उसको सी से काफ़ी ज़्यादा प्यार है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ जो दिया गया, विच वर्ड इन द पैसेज कॉरेस्पॉन्डेंस टू ब्रिंग इनटॉलरेबल। इनटॉलरेबल एक वर्ड यूज़ किया गया है, यानी कि एक वर्ड है उससे मिलता जुलता एक वर्ड यूज़ किया गया है, कहाँ पे सेम मीनिंग का वर्ड इस पैसेज में, वो हमें फाइंड आउट करना है। डिग्रेडेशन तो बिल्कुल नहीं है, टू सफ़र ये भी नहीं है, अनबिरेबल और इनटॉलरेबल एक ही बात होती है, जो असहनीय होता है, जिसको सहन ना किया जा सके। सी हमारा आंसर रहेगा। भाई सी ही सी किए जा रही हैं ये तो। उसके बाद सिक्स्थ देखिए, सिक्स्थ जो हमें दिया गया उसको हम देख लेते हैं, यहाँ पे सी कर देते हैं, यहाँ पे सी और यहाँ पर सी। उसके बाद सिक्स्थ है जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का, टेक्नोलॉजी एडवांस मस्ट बी यूज इन कंजक्शन विद लाइफस्टाइल चेंजेस, दिस स्टेटमेंट रेफर्स टू। इसका मतलब क्या है कि टेक्नोलॉजी को यूज़ कीजिए लेकिन लाइफस्टाइल के चेंजेस के साथ कंजक्शन मतलब तालमेल बिठा करके, तो ये इसका मतलब। तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा रहेगा, पहला दिया गया यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर आर कंफर्टेबल, अपने कंफर्ट के लिए हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, तो ये नहीं है हमारा। रिलाइंग ऑन टेक्नोलॉजी फॉर एवरीथिंग, सब कुछ के लिए हम टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करें, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। टेक्नोलॉजी एज ए गाइड फॉर आर लाइफस्टाइल, कि टेक्नोलॉजी हमारी लाइफस्टाइल में बहुत सारे बदलाव लेके आएगी, गाइड कर रही है, ये भी नहीं है। डी हमारा आंसर रहेगा। मेंटेनिंग ए बैलेंस बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड लाइफस्टाइल, में हमें बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, तभी हम इस ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम का सामना कर सकते हैं। ये थी हमारी एक इजी पीजी सी वर्कशीट जो आपको अच्छे समझ में आई होगी। हालांकि जो हमने डिस्कस किया अनसीन पैसेज, इसको लेकर के मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो पोस्ट की थी क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए जो अभी 10th क्लास में गए हैं, तो उसमें हमने बताया कि कौन सी ट्रिक्स है, कैसे हम ये 20 मार्क्स जो एंशिएंट पैसेज के होते हैं वो सॉल्व कर सकते हैं, वो सिक्योर कर सकते हैं वो 20 मार्क्स। तो वो ट्रिक्स है, इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, क्लास 9th इंग्लिश प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ताकि आप कभी भी पूरी लाइफ में भी अगर इस वीडियो को देख लिया तो एंशिएंट पैसेज को लेकर के आप श्योर रहोगे, कोई गलती नहीं करोगे, बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।